अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी व यूरोपीय ममालिक में मनाई जा रही है ईद उल फितर। सऊदी शाह सलमान ने अपने ईद के पैगाम में फ़लस्तीनियों पर हमले रोकने के लिए दिया जोर। ईद के दिन भी फ़लस्तीनियों का इसराइल की जानिब से कत्लेआम जारी। ताज़ा हमले में 14 अफराद शहीद। तुर्किया ने इसराइल को एक्सपोर्ट करने वाली मुख्तलिफ अशिया पर लगाया बैन। ईरान के मुमकिना हमले से घबराए इसराइल की जानिब से लगातार आ रहे हैं दिफाई बयानात। अब इसराइल ने कहा, ईरान के साथ नहीं चाहते जंग, लेकिन अगर ईरान ने किया हमला तो देंगे फौरी जवाब। जम्मू कश्मीर में आज 10 अप्रैल को मनाई जा रही है ईद। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करने की अपील की। संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा, कहा केजरीवाल को धमकी दी जा रही है। तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है मोदी सरकार। और हरियाणा के गांवों में बीजेपी की शदीद मुखालिफत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी के झंडों को जब्त करके जलाते दिखाई दिए लोग। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी व यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया भर में मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, अफगानिस्तान, मलेशिया, कतर, पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा आज ईद उल फितर मना रही है। सऊदी अरब में ईद उल फितर के मौके पर मस्जिद उल हरम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। हरमैन शरीफैन में सऊदी शहरियों के अलावा मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों और दीगर ममालिक से आए हुए ज़ायरीन व मुअतमरीन कल रात ही से पहुँचना शुरू हो गए थे, जहाँ उन्होंने ईद उल फितर की नमाज अदा की। हरमैन शरीफैन में ईद उल फितर की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत, सलामती और फ़लस्तीन समेत दीगर मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं की गई। इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और ज़ायरीन को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम पर हमले रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। शाह सलमान ने अपने खिताब में कहा कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना मुकम्मल हुआ और अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमारे रोज़े और दुआएं व नेक कामों को कबूल फरमाए। खादिम हरमैन शरीफैन ने कहा कि इस साल ईद उल फितर पर हमें फ़लस्तीनी अवाम पर हमलों को रोकने, उनकी मुश्किलात ख़त्म होने की दुआ के साथ उनके लिए इमदादी राहदारियों की फराहमी की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो भी आराम और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। उधर फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने क़िबला अव्वल में नमाज ईद उल फितर अदा की है। तकबीरात की सदाओं में क़िबला अव्वल का सहम गूंज उठा। इसराइल की जानिब से खड़ी की गई कई रुकावटों को पार करके फ़लस्तीनियों ने बहादुरी का मुजाहरा किया और क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पहुँचकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। سمع الله لمن حمده
इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने वस्ती गज़ा की पट्टी में वाक़ नसीरात कैंप में निहत्ते फ़लस्तीनियों का ईद के रोज़ भी क़त्लेआम किया। इसराइली हमलों में 14 बच्चे और ख़वातीन शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। ताहम उन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक क़ाबिज़ फ़ौज के जंगी तैयारों ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन और ईद उल फ़ित्र से चंद घंटे पहले अबू यूसुफ ख़ानदान के एक मकान पर उनके मकीनों के सरों पर बमबारी की। उन्होंने निशानदेही की कि बमबारी के नतीजे में 14 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए हैं। इसराइली पीएम नेतन्याहू की जानिब से रफ़ा को निशाना बनाने के ऐलान के बाद तुर्किया की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तुर्किया की वजारत तिजारत का कहना है कि गजा में जंग बंदी होने तक इसराइल को मुख्तलिफ अशिया एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। तुर्किया की वजारत तिजारत के मुताबिक 54 अलग अलग कैटेगरीज के तहत एक्सपोर्ट की जाने वाली अशिया पर बैन लगाया जा रहा है, जिसमें स्टील के प्रोडक्ट्स, तामीराती सामान, मशीनरी और दीगर अशिया शामिल हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा में इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की पॉलिसी को गलत करार देते हुए इसराइल पर जोर दिया कि वो जंग बंदी का ऐलान कर दे। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही। बाइडन ने इंटरव्यू के दौरान इस बात को दोहराया कि गुज़िश्ता हफ्ते गजा में इसराइली हमले में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत खौफनाक वाक़या था। मैं जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा हूँ वो ये है कि इसराइली सिर्फ जंग बंदी का मुतालबा करें और अगले 6 या 8 हफ्तों के दौरान गजा में दाखिल होने वाली तमाम खुराक और अद्वियात तक मुकम्मल रसाई की इजाज़त दें। इराक़ की इस्लामी इस्तकामत ने मकबूजा फ़लस्तीन में अहम इसराइली मकामात को 3 मरतबा अपने हमलों का निशाना बनाया। इराक़ की इस्लामी इस्तकामत तंजीम ने अपने बयान में कहा है कि उसने अस्कलान कॉलोनी में एक अहम जगह, उस शहर की ऑयल बंदरगाह को और एक मज़ीद बुनियादी हदफ को हमलों का निशाना बनाया है। इराक़ी इस्तकामती ग्रोह ने अपने एक और बयान में कहा है कि उसने इसराइली हुकूमत के 2 इलाक़ों को, जिसमें बैर अल-सबा में हात्सरीम एयरबेस और मकबूजा फ़लस्तीन में एक अहम हदफ शामिल है, उसे हमले का निशाना बनाया है। इसराइल ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने डायरेक्ट इसराइल को निशाना बनाया तो तेल अवीव उसका फौरी जवाब देगा। ये धमकी आमेज़ बयान 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने पर इसराइली फ़िज़ाई हमले और पासदारान इनकलाब के 7 अहम कमांडरों की हलाकत के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के इम्कानात के तनाजुर में सामने आया है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा कि इसराइल ईरान के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो वो जवाब देगा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह और हौथियों की जानिब से मिसाइल दागने के ज़राए का जवाब महदूद अंदाज में दिया और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार नहीं लाया गया। ईरान के साउथ ईस्ट सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमले में 5 अफसरान मारे गए और 1 ज़ख्मी हो गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी टीवी ने रिपोर्ट में बताया कि दहशतगर्दों ने पुलिस की कारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी जैश-उल अदल ने कबूल की है, जबकि पुलिस पर हमले का वाक़या इसी खित्ते में चंद रोज़ पहले पासदारान इनकलाब के सेंटर पर हमले के नतीजे में 11 सिक्योरिटी अहलकारों की हलाकत के बाद सामने आया है।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। जम्मू कश्मीर में भी आज 10 अप्रैल को ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करने की अपील की। साथ ही फ़लस्तीन को लेकर मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर सवाल भी खड़े किए। से गुजारिश है कि जो इस वक्त ज़रूरतमंद है, जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी मदद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो फ़लस्तीन में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, बहुत मुश्किल हालात में है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन को आज़ाद करे। और जो हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करें। शुक्रिया। अल्लाह मुसलमानों पे रहम करे। मुसलमान हर जगह तज़्ज़ुब में है, मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, वो अपना वतन हो या फ़लस्तीन हो। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि मुसलमान हुकूमतें खामोश हैं जहाँ पे कि फ़लस्तीन में कत्ल गैरत हो रही है, लोगों को शहीद किया जा रहा है। अल्लाह करे कि उनमें अक्ल आए और वो जागें कि ये इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हम लोग फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं और अल्लाह से ये दुआ कर दी है आज कि उनको इस मुसीबत से निकाले और वो बेहतर दिन देख सकें और हमारा वतन भी आबाद रहे। इसमें सब कौमें जो रहती हैं वो भाईचारे में रहें, दोस्ती में और हमदर्दी में रहें, एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे के दीन को की इज़्ज़त करें। यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। अपना मुल्क हो, सब कॉन्टिनेंट हो या नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान हो, कितना ज़रूरी है अमन अमान यहाँ पे भी स्टेबल हो? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब दोस्ती में रहें। दोस्ती में ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जितना हम दुश्मनी में रहेंगे उतना हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि वो तब्दीली आए लोगों के दिमाग में कि हमने दोस्ती में रहकर ही आगे चलना है और उन वतनों में भी दोस्ती का ही जो है तरीका पैदा हो, उनके लीडरों में हो कि आखिरकार हमें बेहतर दिन देखने हैं। और जो जेलों में हैं उनको अल्लाह ताला जल्द से अपने घरों में मिलाए और उनकी मुश्किलें दूर करें। डॉक्टर साहब, सबमिशन ऑफ फॉर्म्स होने वाले हैं, कितना आप लोग भी 11 में जो नेक्स्ट वीक सबमिशन ऑफ फॉर्म्स होंगे इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से? जी, हम लोग इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह और 2 कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर देंगे और आपके सामने वो सब आ जाए। थैंक यू वेरी मच। हाल ही में जेल से छूटकर आए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मोदी सरकार हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। आज की ये प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कैसे एक 3 बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है, हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के,
जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, बड़े से बड़े खूंखार अपराधियों को भी दिए गए हैं। बड़े से बड़े खूंखार अपराधी भी अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने वकीलों से भी बात कर सकते हैं। वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले अपने वकील से मुलाकात की अरविंद जी ने, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक संदेश भेजा कि जो चुने हुए विधायक हैं, जिसको दिल्ली की जनता ने चुना है, वो अपने क्षेत्र में जाए, प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। इसमें क्या गलत बात है? मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है, और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है, वो भी बंद हो जाएगी। अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है, जरा सोचिएगा। मीडिया पर कड़ी तनकीद करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया के लोग न बेरोजगारी, न महंगाई व दीगर अहम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी की बात कर रहे हैं। मिथिलांचल में एक शब्द भी आप लोगों ने जितने सवाल पूछे, ना बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे, ना बिहार के पलायन के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में गरीबी मिटाने के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में निवेश की बात कर रहे, ना बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे, ना बिहार में किसानों का आय दुगुना कैसे हो, ना इसकी बात कर रहे। आप लोग केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के जो 13-14 करोड़ जो जनता है उसकी खुशहाली कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, इसके लिए तो बोलिए। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए पीएम मोदी पर लगातार झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कार्रवाई किए जाने का मोदी का दावा सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को सुनकर कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है और कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए इतना झूठ कैसे बोल लेता है। अपनी वाहवाही में झूठ बोलना, विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलना, मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ बोलना, ये प्रधानमंत्री की आदत में शामिल है। लेकिन 10 महीने से जलते हुए मणिपुर पर सफेद सपाट झूठ बोल देना आदत नहीं, पाप है। किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि समय रहते कार्रवाई हुई और मणिपुर की हालत सुधर गई? किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? कौन सी सुधरी हुई हालत की बात कर रहे हैं? असलियत यह है कि 10 महीने से मणिपुर जल रहा है। असलियत यह है कि मणिपुर के लोगों ने जिस सरकार को नकार दिया वो आज भी वहां पर बरकरार है। असलियत यह है कि लोकतंत्र के महापर्व का मणिपुर की कुछ जनता बहिष्कार कर रही है। असलियत यह है कि 76 साल बाद आजादी के लोकसभा की एक सीट पर मणिपुर पर 2 दिन वोट कराना पड़ रहा है। असलियत यह है कि हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे आज भी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। और असलियत यह है कि दूर दूर तक न सुलह न शांति के कोई अंदेशे हैं। अजीब सा भय, आशंका और डर का माहौल आज भी बना हुआ है। असलियत तो यह है कि 10 महीने से मणिपुर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास ना तो मणिपुर जाने का वक्त है, ना इरादा, और असलियत में ना तो हिम्मत। तो मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं? इतनी हद क्यों पार कर देते हैं? हद कर दी उन्होंने बरगलाने की, हद कर दी उन्होंने झूठ बोलने की, और सबसे ज्यादा हद कर दी है जनता को मूर्ख समझने की। अगर मूर्ख नहीं समझते जनता को तो मणिपुर पर
इस तरह की बात नहीं कहते कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई करी। कौन सी कार्रवाई की है? कभी कभी सोचती हूँ जब मोदी जी अपना अक्स आईने में देखते होंगे तो उनको दूसरी तरफ क्या नजर आता होगा? एक झूठा पाखंडी आदमी। और इसके बारे में वो क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे हरियाणा का बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के गांवों में बीजेपी लीडरों की एंट्री तो बैन कर ही दी गई है, बल्कि बीजेपी के झंडे भी गांव में दाखिल नहीं होने दिए जा रहे हैं। वीडियो में बड़ी तादाद में लोग बीजेपी के झंडों को जमा करके उन्हें जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਲਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਡੰਡੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन 2024 के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी सदर अखिलेश यादव ने सीनियर पार्टी लीडरों के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में तफसील बताई। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो। पर अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी व यूरोपीय ममालिक में मनाई जा रही है ईद उल फित्र। सऊदी शाह सलमान ने अपने ईद के पैगाम में फलस्तीनियों पर हमले रोकने के लिए दिया जोर। ईद के दिन भी फलस्तीनियों का इसराइल की जानिब से कत्लेआम जारी। ताज़ा हमले में 14 अफराद शहीद। तुर्किया ने इसराइल को एक्सपोर्ट करने वाली मुख्तलिफ अशिया पर लगाया बैन। ईरान के मुमकिन हमले से घबराए इसराइल की जानिब से लगातार आ रहे हैं दिफाई बयानात। अब इसराइल ने कहा ईरान के साथ नहीं चाहते जंग, लेकिन अगर ईरान ने किया हमला तो देंगे फौरी जवाब। जम्मू कश्मीर में आज 10 अप्रैल को मनाई जा रही है ईद। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करने की अपील की। संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा, कहा केजरीवाल को धमकी दी जा रही है। तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है मोदी सरकार। और हरियाणा के गांवों में बीजेपी की शदीद मुखालिफत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी के झंडों को जब्त करके जलाते दिखाई दिए लोग।
वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।